जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारी समस्याएं उसके सामने खड़ी थी। उसी में से एक था भारत का पुनर्गठन। भारत के पुनर्गठन से मतलब है राज्यों का पुनर्गठन। दरअसल भारत में आजादी से पहले ब्रिटिश टाइम में एक बहुत ही पॉपुलर डिमांड थी, भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पर राज्यों का पुनर्गठन। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में जो प्रशासनिक इकाइयां बनाई थीं वो भाषाई आधार पर नहीं थी। उदाहरण के तौर पर मद्रास प्रांत, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू बोलने वाले लोग रहते थे, या फिर बंबई प्रांत, आज के महाराष्ट्र और गुजरात का तब जन्म नहीं हुआ था। बंबई प्रांत में भी इसी प्रकार बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग थे, सिंधी से लेकर के गुजराती और तमिल तक। तो बहुभाषाई, बहुसांस्कृतिक प्रशासनिक यूनिट अंग्रेजों ने बनाई हुई थी। इसमें उनको उनके अपने लाभ थे। कांग्रेस ने 1917 में पहली बार ये स्पष्ट किया कि जब भी देश को आजादी मिलेगी वो भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर प्रोविंसेज, प्रांतों का गठन करेगी। 1920 आते आते कांग्रेस ने अपने संगठन में भाषा को एक प्रमुख आधार बनाया और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन भी कर दिया गया। आगे चल करके 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उसमें भी भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन को स्वीकार किया गया। शीर्ष स्तर के नेताओं में भी इस बात को लेकर के सहमति थी कि भारत में भाषा के आधार पर प्रांत बनने चाहिए। महात्मा गांधी इसके पक्ष में थे और नेहरू भी इसके पक्ष में थे। 1937 में नेहरू ने लिखा कि यदि एक देश के नागरिकों को अपना विकास करना है, उन्हें सांस्कृतिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर विकसित होना है, तो इसके लिए अति आवश्यक है कि उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। लेकिन 1937 में भाषाई आधार पर प्रांतों का समर्थन करने वाले नेहरू 1947 आते आते बदल गए। तो क्या कारण था इस बदलाव का? नेहरू क्यों देश की आजादी के साथ भाषाई आधार पर प्रांतों के नवनिर्माण के विरोध में हो गए? और सिर्फ नेहरू ही नहीं, अधिकतर प्रमुख कांग्रेसी नेता, जैसे कि नेहरू ने गांधी को भी इसके लिए सहमत कर लिया कि अभी तुरंत भाषाई आधार पर राज्य निर्माण करना उचित नहीं है। और इस मुद्दे पर उनको कांग्रेस के दो अन्य महत्वपूर्ण नेताओं का भी समर्थन मिला, सी राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसा क्यों हुआ? दरअसल भारत की आजादी के साथ ही विभाजन भी हुआ और उस विभाजन में धर्म सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था। और नेहरू नहीं चाहते थे कि अब भाषा एक अन्य फैक्टर बने जो भारत के लोगों को अंदर ही अंदर विभाजित करे। भाषा जहां एक तरफ उनके अनुसार लोगों को जोड़ती थी, वहीं वो तोड़ने का काम भी कर सकती थी। तो किसी भी प्रकार से भारत में अब विखंडन नहीं चाहते थे। लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण लोगों के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट था और कांग्रेस के अंदर तमाम लोग चाहते थे कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हो। और इस लोकप्रिय मांग के संदर्भ में सर्वप्रथम सरदार पटेल ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को आप धर कमेटी के नाम से या धर कमीशन के नाम से जानते हैं।
जिसमें धर साहब चेयरमैन थे। इसके अलावा एक सिविल सर्वेंट मिस्टर लाल और पनिक्कर साहब, ये 3 लोग इसके मेंबर थे। और धर आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर नए राज्यों का निर्माण उचित नहीं होगा। लेकिन संविधान सभा के अंदर एक बड़े वर्ग ने इसका विरोध किया और खुद कांग्रेस के अंदर इसका विरोध हुआ। तो एक और कमेटी बनाई गई जिसको जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है। आपकी प्रारंभिक परीक्षा में धर आयोग भी पूछा जा सकता है, जेवीपी कमेटी भी पूछी जा सकती है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन से लेकर के कब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में क्या था। जेवीपी कमेटी जवाहरलाल नेहरू का जे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का वी और कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया तो उनका पी, तो जेवीपी कमेटी। इस कमेटी ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उसका भी कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। थोड़े समय की शांति के बाद फिर से नए राज्यों की मांग भाषाई आधार पर जोर पकड़ने लगी। 1950 आते आते भारत के जिन भाषाई राज्यों की मांग जोर पकड़ रही थी उसमें कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, गुजरात था, सिख भी पंजाब में एक मांग कर रहे थे। लेकिन इसमें सबसे आक्रामक तरीके से जो मांग थी वो तेलुगु भाषी राज्य की थी, आंध्र प्रदेश की। और इस मांग के लिए शीर्ष नेतृत्व यानी कि नेहरू तैयार नहीं थे। ना तो नेहरू तैयार थे और ना ही सी राजगोपालाचारी। तो आंध्र प्रदेश एक पृथक राज्य के तौर पर कैसे बना और कैसे आंध्र प्रदेश के निर्माण ने भारत में शेष भाषाई राज्यों के गठन का मार्ग प्रशस्त कर दिया, इसको समझते हैं। आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर के वहां के नेताओं ने जितने भी संभव तरीके थे, जैसे कि आवेदन देना, प्रतिनिधिमंडल भेजना, यहां तक कि जुलूस और भूख हड़ताल तक का सहारा लिया। 1950 में कांग्रेस को एक झटका तब लगा जब टी प्रकाशम, जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे मद्रास के और एक बड़े नेता थे, उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। 1951 में एक कांग्रेसी नेता जो अब स्वामी बन चुके थे, सीताराम, उन्होंने पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू किया और भूख हड़ताल शुरू कर दी। लगभग 5 सप्ताह की भूख हड़ताल के बाद गांधीवादी विनोबा भावे के कहने पर उन्होंने इस भूख हड़ताल को खत्म किया। इस बीच में देश में आम चुनाव शुरू हो गए और अब एक पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को वयस्क मताधिकार की कसौटी पर भी कसा जाना था। और जहां एक तरफ पूरे भारत में कांग्रेस की लहर थी, उसके अधिकतर सदस्य चुनाव जीत गए थे, लेकिन आंध्र प्रदेश के उस क्षेत्र में जहां पर मद्रास विधानसभा के लिए 145 विधानसभा सीटों का चुनाव होना था, कांग्रेस मात्र 43 सीटों पर जीत पाई और यहां की ज्यादातर सीटें ऐसे उम्मीदवारों के हाथ लगी जिन्होंने पृथक आंध्र प्रदेश का समर्थन किया था। और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी जिसने 41 सीट जीत ली थी।
तो चुनाव के नतीजों ने आंध्र प्रदेश के निर्माण को एक तरह का समर्थन दिया, जबरदस्त समर्थन दिया। इन्हीं दिनों एक गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु इस आंदोलन के समर्थन में आए। वो पुराने गांधीवादी थे और महात्मा गांधी के साथ कुछ समय साबरमती आश्रम में भी गुजार चुके थे। उन्होंने 19 अक्टूबर 1952 को मद्रास में आमरण अनशन शुरू किया। उन्हें स्वामी सीताराम का आशीर्वाद भी हासिल था। श्री रामुलु के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। 1901 का उनका जन्म था और रेलवे में नौकरी करते थे, सैनिटरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी और नमक सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद फिर वो महात्मा गांधी के घनिष्ठ सहयोगी के तौर पर देखे गए। 1940-41 का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें भी वो 18 महीने के आसपास जेल में रहे थे और 1946 में उन्होंने एक आमरण अनशन किया था। वो चाहते थे कि मद्रास प्रांत में जितने भी मंदिर हैं उन्हें अछूत जातियों के लिए भी खोला जाए और बहुत मुश्किल से महात्मा गांधी ने इस अनशन को समाप्त करवाया था। लेकिन अब जब पोट्टी श्रीरामुलु ने पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन शुरू किया तो अब उनको रोकने के लिए महात्मा गांधी भी नहीं थे। 19 अक्टूबर से शुरू हुआ उनका अनशन लंबा खिंचा, दिसंबर आ गया और उनके साथ लगातार उस क्षेत्र के लोगों का जनसमर्थन जुटता जा रहा था। मद्रास प्रांत के जो मुख्यमंत्री थे सी राजगोपालाचारी, उनके और पंडित नेहरू के बीच में जो पत्रों का आदान प्रदान हुआ उससे पता चलता है कि दोनों इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे थे, लेकिन वो पृथक आंध्र बनाने को तैयार नहीं थे और उस क्षेत्र के लोग इन दो लोगों से काफी चिढ़ने लगे थे, क्योंकि एक तो ये स्पष्ट तौर पर पृथक आंध्र प्रदेश के विरोधी थे और दूसरा वो ये भी कहते थे कि अगर बना तब भी जो मद्रास है वो नहीं जाएगा उधर। लेकिन 12 दिसंबर आते आते नेहरू का विचार बदल गया और उन्होंने राजा जी को पत्र में लिखा कि स्थिति चिंताजनक है और अब समय आ गया है कि हमें आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि इन्होंने 2-3 दिन का समय इसमें और लगाया और 15 दिसंबर को जब पोट्टी श्रीरामुलु के अनशन को 58 दिन पूरे हो चुके थे, उनका निधन हो गया और उनके निधन की खबर जैसे जैसे फैलती चली गई उस पूरे इलाके में कोहराम मच गया, अराजकता फैल गई, हिंसा होने लगी, सरकारी कार्यालयों पर हमले किए गए, रेलवे ट्रैक पर नुकसान किया गया, काफी नुकसान हुआ, पुलिस की गोलाबारी हुई, उसमें लोग मारे गए। तो 2 दिन बाद, यानी श्रीरामुलु की शहादत के 2 दिन बाद यह घोषणा की गई कि सरकार आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए तैयार है। 1 अक्टूबर 1953 को नए राज्य आंध्र प्रदेश का उद्घाटन हुआ। शुरुआत में कर्नूल में आयोजन किया गया था और मुख्य अतिथि के तौर पर नेहरू वहां पर उपस्थित थे। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद पंडित नेहरू ने एक बात कही थी
उन्होंने कहा कि हमने बर्रे के छत्ते को छेड़ दिया है, बर्रा मधुमक्खी, और मुझे पूरा यकीन है कि हम में से अधिकांश को शायद उसका डंक सहना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जब एक बार एक भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो गया तो अन्य राज्यों ने भी अपनी अपनी मांग तेज कर दी। तो आखिर में राज्य ने मतलब भारत सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और कहा गया कि वो व्यापक सिद्धांतों के आधार पर, सिर्फ भाषाई आधार पर नहीं, लेकिन भाषा को भी ध्यान में रखते हुए नए राज्यों के गठन के बारे में सिफारिश करे। और ये जो आयोग था इसमें 3 लोग थे। इसमें फजल अली आयोग कहा जाता है इसको। इस पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य, जिनमें एक फजल अली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, के.एम. पणिक्कर एक इतिहासकार और नौकरशाह, और H.N. कुंजरू जो सामाजिक कार्यकर्ता थे। खास बात यह थी कि उन तीनों में से किसी का भी अतीत में या वर्तमान में कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं था। 18 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अक्टूबर 1955 इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी।